नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े काफी सारे प्रश्न आप लोगों ने हमें भेजे हैं और उन सभी के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रिया के इस प्रश्न के साथ जो कर्नाटका से जुड़ा है। वो जानना चाहती हैं, बीजेपी कर्नाटका में बहुत ज्यादा इनफाइटिंग हो रही है और जो टॉप लीडरशिप है वो इस पे कुछ क्यों नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बीजेपी की कर्नाटक स्ट्रैटेजी कुछ सालों से बहुत ही कन्फ्यूजिंग रही है। पहले आप वहाँ एक नया लीडरशिप डेवलप करना चाह रहे थे। आपको था कि येदियुरप्पा का अब खत्म हो गया। 40-50 सालों तक उन्होंने कर्नाटक की बीजेपी को पूरा डोमिनेट किया। अब आप चाहते एक नया एक लीडरशिप हो और इसलिए आपने उनको सीएम से हटा भी दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन फिर अचानक अब वापस हमको लगा कि शायद बिना येदियुरप्पा के आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, तो आपने पूरी की पूरी सारा अपना जो है सो कहते हैं ना वो एक सब एक बास्केट में डाल देना सारे एग्स को। हम्म। फिर से आप उनके बेटे को अपने स्टेट लीडरशिप सौंप दी। मतलब स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट बना दिए उनके येदियुरप्पा के बेटों को आपने। तो नेचुरली जब हाई कमांड से इतना कंफ्यूजिंग सिग्नल होगा कि पहले आप इतने थे कि ऑलमोस्ट आपने फोर्स कर दिया उनको रिजाइन करने से कि चेंज करना है, येदियुरप्पा एरा खत्म हुआ है कर्नाटक में। फिर आप उनके पास वापस चले गए। तो जो नेता जो जिनको आप यूज़ कर रहे थे, जो येदियुरप्पा के खिलाफ बोल रहे थे जब वो सीएम थे तब भी और उसके बाद तक, अब उ अब उनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, तो वो भी जो है सो फिर से आपके साथ अब आपकी स्ट्रैटेजी में काम करने लगे। वैसे होता नहीं, इसीलिए आपने देखा कि अब यत्नाल हों, जी। ये इन्होंने जो पहले से येदियुरप्पा के खिलाफ थे, वो और बोलते चले गए और उनके साथ कुछ और नेता भी आ गए। देखिए, किसी भी स्टेट की राजनीति में जब आदमी होता है, एक इंडिविजुअल होता है, नेता होता है, जब इतने लंबे समय तक पूरा उसका एक पूरा होल्ड होता है। येदियुरप्पा 1980s से ही मतलब पूरा बीजेपी की राजनीति को वहाँ कंट्रोल कर रहा है। कमान उनके हाथ में है। हाँ, और उसके बाद आप उनको जब 40-50 साल तक आपको एक ही आदमी का चलता रहेगा किसी पार्टी में, तो नेचुरली जो बाकी जो नेता उभर के आते हैं, उनको लगता है कि उनको आगे क्या फ्यूचर है, क्या चेंज होगा उनके लिए। तो वो बोलना शुरू करेंगे, तो वो एक सेंस से एक फ्रस्ट्रेशन का तो आ ही जाता है। दूसरा, जब उनको लगता है कि अच्छा हाई कमांड भी बदलने वाली थी, तो और वो मुखर हो गए। अब आप चेंज करने को तैयार नहीं है, तो और ज़्यादा वो मुखर होते ही चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कमांड अब उसमें कुछ नहीं कर रही। आपने देखा अभी यत्नाल को पार्टी से उन्होंने एक्सपेल कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था। अब यत्नाल आगे क्या करेंगे, कितना डैमेज करेंगे, लौट के पार्टी में बाद में फिर आ सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। लेकिन ये जो कर्नाटक में देख रहे हैं, मोस्टली बेसिकली अपना एक हाई कमांड का जो एक टैक्टिकल चेंज जो करते रहते हैं ये, हम्म। अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में चेंज होता रहता है, जो कि इनएक्सप्लिकेबल है, बहुत कहना मुश्किल है कि अभी आप क्यों कर रहे हैं, फिर आप वापस क्यों चले गए? या अभी भी आप पूरी तरह से येदियुरप्पा पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं? जब आप अल्टरनेटिव लीडरशिप लाने वाले थे या कोशिश कर रहे थे, तो उस रास्ते पे आप चलते। अचानक आपने छोड़ क्यों दिया? तो अभी उनके बेटे विजयेंद्र हैं, जो कि स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ जो है सो एक दूसरा गुट एक खड़ा हो गया कि इनको रिप्लेस करो। और आप तो डायनेस्टी के खिलाफ हो, वंशवाद के खिलाफ हो, तो फिर अब येदियुरप्पा के बेटे को फिर आपने पार्टी कैसे सौंप दिया? तो उनके भी कुछ वैलिड रीज़न्स हैं प्रोटेस्ट करने के। तो इन्होंने चुप करने की कोशिश की, लेकिन लोग चुप नहीं हो रहे हैं। अब इन्होंने देखिए यत्नाल पे एक्शन लिया है, इसके बाद से ज़्यादा कुछ हमने देखा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा जो आवाज़ें उठ रही थी, थोड़ी-सी दब गई है। कितना दिन तक ऐसी स्थिति रहेगी, ये देखना पड़ेगा हमें। वेस्ट बंगाल से जुड़ा प्रश्न है अभिषेक का। वो जानना चाहते हैं, क्या मुर्शिदाबाद में हुई घटना भाजपा के लिए सिंगूर या नंदीग्राम साबित होगी? आम बंगाली में इस घटना के बाद कैसी प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे कॉलीग गए थे सौरभ और बर्मन वहाँ पे, उस समय काफ़ी रोष था। लेकिन सिंगूर, नंदीग्राम होगी, नहीं होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। भाजपा का अगर देखें वहाँ पे आप अभी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मतलब इलेक्टोरल रिकॉर्ड देखें, जी। आपने देखा पिछले लोकसभा इलेक्शन में जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लोग वोट कर रहे थे, तब भी भाजपा का जो है सो सीट जो 18 पहुँच गया था, वो 12 पे आ गया। उसके बाद देखें जैसे आरजी कार में कितना रोष है और काफ़ी रोष था ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। लेकिन फिर देखा 2-4 महीना बाद जाके नवंबर में आपका जब असेंबली बाय इलेक्शन हुआ, विधानसभा के उपचुनाव हुए 6 सीट पे, तो तृणमूल कांग्रेस ने अपनी 5 सीट तो रिटेन की ही। हम्म। एक बीजेपी की भी जो सीट थी, जिस पे उपचुनाव हुआ था मदारी हाट आई थिंक, वो भी बीजेपी से ले लिया, उसमें 6 की 6 सीट टीएमसी के पास में आ गई। तो अब आरजी कार जितनी बड़ी घटना के बाद भी टीएमसी का होल्ड उतना ही रहा। हाँ। मतलब उपचुनाव में उन्होंने और एक्चुअली इम्प्रूव कर लिया।
तो इसीलिए मुर्शिदाबाद की घटना का कितना इम्पैक्ट होगा, ये कहना मुश्किल है कि आगे। बट इसमें कहने वाली बात ये है कि जो बीजेपी का भी है, देखिए केवल एक पोलराइजेशन के आधार पे आप सरकार नहीं बना पाएँगे। अभी जो स्ट्रैटेजी चली है, वहाँ आपकी इनकी लीडरशिप नहीं है, इन फाइटिंग पूरी है, कोई चेहरा नहीं है, ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सब बीजेपी बिल्ड करने में फेल रही है। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट्स अभी 1 साल है चुनाव का, उसमें अगर सेंटिमेंट्स चेंज हुआ, तो एक बार जब पब्लिक सेंटिमेंट्स उस तरह से चेंज होती है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक और हमारे व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं, आज एक खबर सामने आई है कि सैम पिट्रोदा ने हिंडनबर्ग संचालकों से मुलाकात की है और ऐसा लगता है कि अमेरिका में बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज के साथ उनका अच्छा संपर्क है। आज के कांग्रेस में सैम पिट्रोदा की क्या भूमिका है और निर्णय लेने और पार्टी की रणनीति में उनकी कितनी भागीदारी है? देखिए, उस खबर के बारे में मैं कुछ नहीं कह जी। सकता, बिकॉज़ वो हम कन्फर्म नहीं कर सकते उसको। हुँ, वो हिंडनबर्ग से मिले, नहीं मिले, क्या किए, इसके बारे में हम, चूँकि हमें जानकारी नहीं है, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक उनके रोल का है, अब मैं थोड़ा ब्लंटली इस पे अगर कहूँ, तो उनका रोल अभी केवल ये है राहुल गांधी के लिए कि आप उनका ऑर्गेनाइज़ कर दें यहाँ पे, प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर दिया, कुछ ओवरसीज़ जो अपने इंडियंस हैं उनके लिए कोई फंक्शन कर दिए, किसी यूनिवर्सिटी में उनका स्पीच कर दिया। तो जिससे राहुल गांधी बाहर जाते हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि फिर से देखिए जंकट पे चले गए, फिर से घूमने चले गए। अब आप कहते हो कि नहीं, राहुल गांधी इस यूनिवर्सिटी में बोलने गए हैं, यहाँ पे हमारे भारतीयों से वहाँ पे मिलने गए हैं। तो सैम पिट्रोदा का ओवरऑल अगर रोल देखिएगा, तो वो कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए उनका यूटिलिटी अभी वही है। और दूसरी यूटिलिटी बीजेपी के लिए भी है। जैसी-जैसी बातें वो बोलते रहते हैं, तो बीजेपी के लिए भी काफ़ी यूज़फुल लगते हैं वो। संकल्प जानना चाहते हैं, पहलगाम जैसे क्षण में ओवैसी वास्तव में पूरे विपक्ष से कहीं कहीं अधिक प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने सरकार के साथ खड़े होने के साथ-साथ जवाबदेही की ओर भी ध्यान दिलाया। कांग्रेस और अन्य दल धर्मनिरपेक्ष होने का इतना प्रयास क्यों करते हैं? इस्लामी आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनका नरसंहार किया गया। तथ्यों को बताया जाना चाहिए और असुविधा के रूप में टाला नहीं जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इससे उनकी मंशा पर संदेह होता है? हाँ, इस पे मैं उतना एग्री नहीं करूँगा, बिकॉज़ देखिए, पहली बात तो ओवैसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, बहुत सही स्ट्रॉन्ग लिया। हुँ, और उनका आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा थर्सडे को जो हुआ है, जी, जो आपने देखा, जिस पे आपने रिपोर्ट की, जी। जिस तरह से वो आतंकवादियों पे बोल रहे थे और क्या-क्या हुँ। वो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे कि वो कमीने हैं, आईसिस आइडियोलॉजी वाले कुत्ते हैं। जी, जी। बहुत स्ट्रांगली वो उसको डिनाउंस कर रहे थे हुँ, वो। हुँ, और अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो असादुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही बढ़िया उस पे स्टैंड लिया, तो उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ऐसा नहीं, कांग्रेस से बात नहीं है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो रेज़ोल्यूशन पास हुए, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली पाकिस्तान ने जानबूझ के वो इस तरह से अटैक किया है, हिंदुओं को अलग सेग्रीगेट करके, हुँ, उनकी उनका धर्म पूछ के उनको मारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया में इसका जो है सो एक कम्युनल फ्लेयर अप उसमें हो। तो ऐसा नहीं, अपने रेज़ोल्यूशन में उन्होंने बात की है कि हिंदू को सेग्रीगेट किया गया, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान की साजिश थी, जो कि असदुद्दीन हुँ, ओवैसी भी कह रहे हैं हुँ। कि अगर आप इसी लाइन पे बात करते रहेंगे, तो वही पाकिस्तान जो चाहता है, हम वही करेंगे अगर उस लाइन पे बात करेंगे तो। तो ये तो रहा उसका। देखिए, दूसरा ये भी अब नोटिस कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बिहार में मधुबनी में जो उन्होंने स्पीच दिया, पहला उनका पब्लिक स्पीच जी। इस पहलगाम की घटना के बाद, उन्होंने हिंदू का नाम नहीं लिया। हुँ, मतलब उन्होंने आतंकवाद की बात की, ये उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी नहीं कहा कि हिंदू विक्टिम थे। वो भी उस समय काफ़ी कॉशियस थे, प्रधानमंत्री काफ़ी कॉशियस रहते हैं बोलते हैं तो। तो वो भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई हिंदू-मुस्लिम का उसका हम बने। मैसेज करें। आरएसएस ने भी जो स्टैंड लिया उस पे, उन्होंने भी कहा कि पर्यटक थे, हुँ। वो भी हिंदू पर्यटक नहीं कह रहे हैं। तो काफ़ी कॉशियस हैं सब कि जो पाकिस्तान की जो मंशा है कि इसपे हम इंडिया में हिंदू-मुस्लिम जगह कुछ करवाएँ, कि वो सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए। गिरी जानना चाहते हैं, वो कहते हैं जनसंख्या के आधार पर 2 मुख्य चर्चाएँ चल रही हैं, संसद में सीट आवंटन और जातीय जनगणना के आधार पर आवंटन। वो कहते हैं दोनों ही बहुत विरोधाभासी लगते हैं और जहाँ कांग्रेस बिंदु 2 का समर्थन करती है जातीय जनगणना का और 1 के खिलाफ है, वहीं भाजपा बिंदु 1 का समर्थन करती है और 2 पर कोई टिप्पणी नहीं देती। तो इस पूरे विषय को आप किस तरह देखते हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं दूसरे तरह से इसको देखूँगा, एक भाजपा जो कर रही है डिलिमिटेशन की बात, जी। उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है।
कांग्रेस जो जनगणना की बात करें उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब अगर उसको ऐसे ब्लंटली मैं रख सकूँ तो। क्योंकि डिलिमिटेशन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, आपको करना तो है। हुँ। अब सदर्न स्टेट्स को इश्यूज़ हैं, अब कैसे एड्रेस करेंगे आपको उनसे बात करके अब कैसे उनको सैटिस्फाई कर सकते हैं, वो है मतलब ऐसे तो कब तक आप टालते रहेंगे इसको। और ये भी सच है कि अगर ये होगा जो पहली बात तो भाजपा जो कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कहा है करने के लिए वो कर रहे हैं, तो वो जस्टिफाइड है। उसमें भाजपा का फ़ायदा होगा क्या? एकदम होगा, बिकॉज़ नॉर्दर्न स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ेगी उसमें। भाजपा का फ़ायदा होगा लेकिन उनके पास ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो है, आपको जो कहा गया है, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, ये भाजपा देखते हैं सरकार क्या करती है। कांग्रेस की यहाँ तक स्टैंड है जातीय जनगणना को लेके, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ बिकॉज़ आपको कुछ नहीं है क्योंकि आप कुछ अपनी पॉलिटिक्स को मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि कांग्रेस को रीइमेजिन करनी पड़ेगी अपनी पॉलिटिक्स को। जो पॉलिटिक्स आपकी नहीं चल रही है, फिर उसी को चलाए जा रहे हो। अब मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति, वो हो गई 30 साल पुरानी हो गई, 35 साल पुरानी हो गई वो। अब वो हुआ कि उस समय के जो नेता थे, सबका उनका वही मानना था और जो सक्सेसफुल रहा जिसका कि एविडेंस भी है कि कास्ट के थ्रू उन्होंने जो है एक रिलीजन वाली पॉलिटिक्स को काउंटर किया। सक्सेसफुल किया, बहुत सारे स्टेट्स में किया। लेकिन वही अभी भी काम करे ये कोई ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ कास्ट ये जो सोच रहे हैं कि सारा अब कांग्रेस की भी यही रहे कि हिंदुत्व का इतना डोमिनेशन हो रहा है, इसको हम केवल कास्ट से कास्ट काट सकते हैं। अब ये उनका असेसमेंट गलत है, ये केवल अभी जो बीजेपी बढ़ रही है या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, वो केवल हिंदुत्व से नहीं है, वो उनका थोड़ा-सा गलत डायग्नोसिस है वो। और इसीलिए इसमें मैंने एक उस पे पॉलिटिकली करेक्ट एक एपिसोड किया था, जो शशि थरूर ने जो बोला था इन्होंने अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी पे इस पे एआईसीसी सेशन में, कि कहाँ-कहाँ पे कांग्रेस गलत जा रही है। उन्होंने बहुत सही मुद्दे उठाए थे, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों की तरफ सोच ही नहीं रही है। अब बस कास्ट की राजनीति के मतलब कास्ट सेंसस अब मुझे बताएँ कास्ट सेंसस जितने चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इनके ओबीसी सीएम थे और ठीक-ठाक ही चला रहे थे वहाँ पे वो। आपने हुँ। कास्ट सेंसस को भी मुद्दा बनाया, फिर क्यों नहीं चला? और कास्ट सेंसस अगर अगर आपके हिसाब से काम करेगा, तो आपके अलायंस पार्टनर से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अखिलेश यादव को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तेजस्वी यादव को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हुँ। आप आपकी वो राजनीति नहीं है। आप फँस रहे हैं। देखिए कर्नाटक में फिर कास्ट सेंसस करके इतना पुश कर दिया है कि अभी देखिए कर्नाटक कांग्रेस की कितना बवाल होने वाला है। तो ये गलत राजनीति है, ये देख के भी कि उनका इलेक्शन में इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक चुनाव आफ्टर चुनाव जो है, कहीं भी कांग्रेस को उस कास्ट सेंसस का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फिर भी उसी की बात की जा रही है बिकॉज़ एक अल्टरनेटिव कोई विज़न सोच ही नहीं पा रही है कांग्रेस। रूफ 007 उनका भी प्रश्न कांग्रेस से जुड़ा है। वो कहते हैं कांग्रेस इन इन दिनों क्षेत्रीय दलों से प्रेरित होकर राज्य स्तर के नेताओं की तुलना में जिला स्तर के नेताओं को अधिक सशक्त बताने बनाने की बात कर रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह मॉडल राज्य स्तर और क्षेत्रीय दलों के लिए बेहतर काम करता है? क्योंकि राज्य प्रमुख स्वयं पार्टी का प्रमुख होता है, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो ये नया डीसीसी को जो एम्पावर करने की बात हुई, जो जिस पैनल ने रिकमेंड किया, उस पैनल में अब नाम सब सुने। मुकुल वासनिक उसको हेड कर रहे थे। मुकुल वासनिक मुझे हमेशा किसी न किसी स्टेट के इंचार्ज रहे हैं, कितने सालों से जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस मुझे याद भी नहीं है। मध्य प्रदेश के और बीजेपी लास्ट से। टाइम किस स्टेट के इंचार्ज थे जहाँ की जिता पाए पार्टी को वो भी मुझे याद नहीं है। और जनरल सेक्रेटरी जिस जिस स्टेट को भी पकड़े हुए हैं, पर कांग्रेस हारती ही चली गई। एक तो वो पैनल के हेड, उसके बाकी मेंबर्स सुनिए। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पता है? जेएनयू से निकले, स्टार बन गए, यहाँ चुनाव लड़ा, वहाँ चुनाव लड़ा, फिर जाके कांग्रेस में जाके अब अचानक नेता बन गया। सीधे निकल के हैं जेएनयू से वो। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ठीक किया जाए, पार्टी कैसे चले, एक वो सलाहकार है। उसमें और जैसे सचिन राव हैं, हुँ। वो एमबीए करके सीधे जो है सो 2004-5 के आसपास में किसी ने राहुल गांधी से मिला दिया। हो गया, उसके बाद से राहुल गांधी की टीम में आ गए। अभी वो ट्रेनिंग करवाते हैं कांग्रेस वर्कर्स का। कभी एक चुनाव लाइफ में नहीं लड़ा, ना कहीं सुपरवाइज़ किया है। ट्रेनिंग करवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे ठीक है, जो कभी ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ किसी पद पे मतलब कोई काम ही उस तरह का नहीं किया। बस ट्रेनिंग और अभी जो आपके कांग्रेस संदेश जो मैगज़ीन निकलते हैं उसको देख रहे हो। उनका बहुत पहले कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था, जैसे उनको कहा कि भई ये अचानक एमबीए करके यहाँ कैसे आ गए?
उन्होंने कहा कि मैं महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उससे अचानक मेरा टर्न अराउंड आ गया उसमें। खैर छोड़िए। और कौन है? मीनाक्षी नटराजन, उन पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो खैर एनीवे मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, मतलब पैनल में जिन लोगों ने रिकमेंड किया उनका मैं केवल बैकग्राउंड बता रहा था। अब मुद्दे की बात इस पे आते हैं, डीसीसी पे। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी बात है। हर एक पार्टी को डिसेंट्रलाइज़ करना चाहिए। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे नहीं होता है। आप क्या कर रहे हैं कि बीच में जो स्टेट्स हैं, आप उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस का शुरू से ही रहा है, इंदिरा गांधी के टाइम से भी, कि स्टेट में जितने सैट्रप्स हैं, इन्फ्लुएंस खत्म करो, खत्म करो। ये भी क्या रिजल्ट करेगा कि हम डीसीसी प्रेसिडेंट का जो, अगर हमारा जो कैंडिडेट हम सिलेक्शन करेंगे ना यहाँ पे, तो उसमें डीसीसी प्रेसिडेंट को बैठाएंगे। तो अभी तक जो आपके स्टेट की जो टॉप लीडरशिप उसमें होते थे, अब उनका इन्फ्लुएंस डाइल्यूट कर रहा है। हम्म, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि आप डिसेंट्रलाइज करो स्टेट को, स्टेट डिसेंट्रलाइज करेगी डिस्ट्रिक्ट को, और फिर नीचे तक। आप बीच का पूरा आप उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट लीडरशिप को। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा कैसे? जबकि आप डीसीसी प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, वो दिल्ली अपॉइंट करती है। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में जो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इस पर एक्सपोज हुआ। हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट 2 साल से डीसीसी बना-बना के लिस्ट भेजते जा रहे थे दिल्ली में। और यहाँ पे चूँकि सुरजेवाला टाइप के लोग हैं, जो जिनका दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो लिस्ट क्लियर ही नहीं होने दी। और यही अंजाम ये हुआ कि चुनाव तक जो है डीसीसी बने ही नहीं, क्योंकि सेंटर ने ही क्लियर नहीं किया। अब डीसीसी आप यहाँ से बनाएँगे और फिर आप कहेंगे कि हम डिसेंट्रलाइज़ कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। रोहन गोयल जानना चाहते हैं, अभी आपने कन्हैया कुमार की बात की, उसी से जुड़ा उनका प्रश्न है, क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार की विशाल संभावनाओं को बर्बाद कर रही है? कन्हैया कुमार की विशाल संभावनाएँ, चलिए मतलब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं, क्या चिराग पासवान एनडीए के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर बनेंगे चुनाव में, जो बिहार में भी होने वाला है? होगा, देखिए ये सही है कि उनकी पार्टी स्प्लिट हुई और रामविलास पासवान जी के मरने के बाद पार्टी में स्प्लिट हुआ, हुँ, क्योंकि अपने चाचा से जो भी लड़ाई-वड़ाई हुआ। लेकिन अब सच ये है कि चिराग पासवान ने, मतलब वो एक पॉलिटिकल लेगेसी जो रामविलास पासवान की थी, हुँ, वो चिराग पासवान ने पूरा, मतलब ये इनहेरिट कर लिया है। उस पे जो चैलेंज आया तो खत्म हो गया, और अभी भी बिहार में काफ़ी घूमते हैं वो। पार्टी पे कंट्रोल भी उस पार्टी तरह पे से फुल है। कंट्रोल है, और जो उनके फादर का जो पॉलिटिकल लेगेसी है, सब इनके पास में आ गया है। तो इम्पोर्टेंट तो रोल प्ले करेंगे। कितनी सीट मिलेगी? अब देखिए, अभी बात तो ये है कि ठीक है, आपके पास एमपीज़ होंगे, एमएलएज़ नहीं है आपके। आपके 1 एमएलए जीते थे पिछली बार, हुँ, जो भी छोड़ दी उन्होंने पार्टी। तो वो बेस नहीं, आपको कितनी सीट पे आप लड़ पाते हैं। देखिए हुँ। वहाँ जेडीयू है, बीजेपी है और भी पार्टीज़ हैं। आपको कितनी सीट मिलेगी? और कितनी सीट मिलेगी, कितने एमएलए चुन के आएँगे? तो अभी कम से कम इस इलेक्शन में ये होगा कि एक दलित फेस, मतलब मेजर फेस रहेंगे वहाँ पे वो। लेकिन आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव में उनका बस इम्पोर्टेंस है कि दलित वोट जो है उसको स्विंग कर सकते हैं एनडीए की तरफ पूरी तरह से। हुँ। इस बार का उनका इम्पोर्टेंस ये रहेगा, लेकिन जितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिहार में, मेरे ख्याल से उनके लिए एक, कह सकते हैं कि अच्छा करेंगे आगे जाके वो। विपिन गुप्ता जानना चाहते हैं, अभी मणिपुर की स्थिति क्या है? राष्ट्रपति शासन से कुछ क्या फ़ायदा हुआ और अगला चुनाव मणिपुर में कब हो सकता है? देखिए, फैक्ट है कि यहाँ वायलेंस कम हो गया, उस तरह जी। कुछ बहुत बड़ी घटना हुई अब सुनते नहीं हैं हम। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज देखने मिला कि अचानक आप देख रहे हैं कि फाइनली अमित शाह का पूरा फोकस अब उस पे लग रहा है। इन द सेंस कि प्रायोरिटी की तरफ से जैसे ट्रीट कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे कि 2 नॉर्थ ईस्ट से, 2 मणिपुर से 2 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज़ अभी लगाया गया है। हुँ, ये पहली बार है कि नॉर्थ ईस्ट से कोई एसटी कम्युनिटी के यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस लेवल पे लगे हों। तो आप एक ऊपर से एक शुरू कर रहे हैं मैसेजिंग, और जब इस लेवल पे आपके ऑफिसर्स होंगे तो फिर बेटर आपका कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट से होगा, और थिंकिंग यहाँ की बेटर होगी। फिर आप देखिए वहाँ को 16 आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ पे जो सो खाली थे वहाँ भेजे गए हैं फिर से। तो फोकस अब दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है कि सप्ताह या कुछ महीने में हो जाएगा। इम्प्रूव डेफिनिटली सिचुएशन हो रही है। सेंटर का फोकस अब राइट डायरेक्शन में अब दिख रहा है। कितना टाइम लगेगा देखते हैं। संकल्प जानना चाहते हैं, वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप रक्षा या पाकिस्तान के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान आर्मी खुद एक डी फैक्टो पॉलिटिकल पार्टी है, एक
वन पार्टी कंट्री में, तो पहलगाम की पे जो ये जो अटैक हुआ कि हिम्मत के पीछे क्या प्रेरणा हो सकती है? और वो ये भी जानना चाहते हैं क्या समय इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता था? जेडी वांस की भारत यात्रा और मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान ऐसा करने की इतनी जल्दी क्यों थी? देखिए, एक अटेंशन वाला क्राइसिस कह कह सकते हैं इसको। वो सही कह रहे हैं, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ और इसके लिए हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता, उनका सीटीसी अभी लगातार कई दिन से इस इश्यू पे किए किए जा रहे हैं वो। तो उनको मेरा एडवाइस है कि उसको देखें। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान अभी कहीं नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। देखिए, अमेरिका का जब तक अफ़गानिस्तान में था, तब तक पाकिस्तान की ज़रूरत थी। वो अफ़गानिस्तान से पुल आउट कर गया है, तो उनको पाकिस्तानी की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आका जो अमेरिका में बैठे हुए थे, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। इधर सऊदी अरेबिया से भी हमारे जो संबंध हैं इंडिया के इतने अच्छे हैं, कि उधर से भी जो बहुत पहले जो उन लोगों का एक इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक सपोर्ट मिल रहा था, वो सारा सपोर्ट उधर भी ड्राई अप कर गया है। हमारे इंडिया के काफ़ी अच्छे संबंध उनसे हो गए हैं। तो इसीलिए टाइमिंग ये जो है कि बस हम हैं, हम मैटर करते हैं, हम ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। बस कि ये कह रहे हैं कि हमसे एंगेज करो। हुँ। मतलब ये तो एक्सटर्नल टाइमिंग की बात है, हमसे एंगेज करो वाली बात है कि जेडी वेंस यहाँ पे हैं, पीएम गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, तो दोनों तरफ हमारे अटेंशन हो कि हम अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, देख लो। सक्सेसफुल क्या होगा वो उसकी ज़्यादा चलेगी नहीं, लेकिन ये बेसिकली न्यूसेंस क्रिएट करने का और अटेंशन, वर्ल्ड अटेंशन लेने का है कि नहीं, अभी भी कश्मीर डिस्प्यूट में है और हुँ। ज़रूरत है हमको पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तरफ देखिए नहीं तो पाकिस्तान रीजन में ट्रबल करेगा। दूसरा, जो हमारे एडिटर इन चीफ बार-बार कहते रहते हैं कि वहाँ आर्मी की अभी बहुत क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। और ऐसे में आपको इस तरह करना पड़ता है, जहाँ भी पाकिस्तान में जब भी कोई कमज़ोर होने लगती है, आर्मी की स्थिति जहाँ नीचे जाने लगती है, कुछ ना कुछ इस तरह का ये करते हैं यहाँ पे। तो उनका इंटरनल ज़्यादा उसका बेसिकली रीज़न्स है। और उसमें मेरा जहाँ तक है, देखिए मैं तो काफ़ी सालों से पाकिस्तान गया ही नहीं, लेकिन जो वाजपेयी जी गए थे लाहौर यात्रा में, उस समय मैं लाहौर में ट्रैवल कर रहा था, तो इसी एक बार ऑटो में बैठ के जा रहा था मैं। तो ऑटो वाले कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है, अरे हम दोनों तो भाई-भाई हैं, हम एक ही जगह से आते हैं, नहीं होना चाहिए था पार्टीशन ये वो। बात होती रही, हमें लगा चलो अच्छी-अच्छी बातें हो रही है, हो सकता है ला वाजपेयी जी लाहौर में मतलब लाहौर ट्रिप पे आए हैं इसलिए हो रही है। फिर होते-होते फिर बाद में बोलते हैं कि बस एक वही है ना, एक कश्मीर जो अब एक मतलब एक दे दे ना इंडिया, उसका सारा हम भाई-भाई हैं। देखिए एक वही मुद्दा है, वो दे दे बात खत्म है। तो वो जो है ना उनके कोर में एक कॉन्सेप्ट वो जो घुसा हुआ है, जिसको कि आर्मी हो या वहाँ का पॉलिटिकल क्लास है, अभी भी उसको एक्सप्लॉइट करती रहती है। जब भी कमज़ोर होते हैं वो उस मुद्दे की तरफ चले जाते हैं वो। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अगले सप्ताह के लिए भी आप हमें खूब सारे प्रश्न ज़रूर भेजें। हाज़िर होंगे अगले सप्ताह।